हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का कल 10वीं कक्षा का इंग्लिश सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिस पेपर दिखा रहा हूं 2022 और 23 का, क्योंकि जो आपका पेपर आएगा वो 2022 और 23 के सिलेबस के अनुसार ही आएगा। इस वजह से इस प्रैक्टिस पेपर को दिखा रहा हूं और मकसद ये है इस पेपर को दिखाने का कि आप इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी जो है एग्ज़ाम के लिए कैसी है। इस क्वेश्चन पेपर की एक दो चीज़ें मैं सोल्व करवाऊंगा, जैसे कि जो अनसीन पैसेज हैं 3 आते हैं, उनमें से एक अनसीन पैसेज मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद जो ग्रामर है, ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा और बाकी के जो हैं क्वेश्चन उनको आप स्वयं सोल्व करके देखें, जिससे कि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी कैसी है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रैक्टिस पेपर है 2022 और 23 सेशन का, 10वीं कक्षा का है, इंग्लिश सब्जेक्ट का है। जो क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए आपको टाइम मिलेगा वो 3 घंटे और 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। यहाँ पर देखिए सेक्शन ए है और यहाँ पर लिखा हुआ है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, डू एनी टू, यानी कि कोई भी दो आपको करने हैं। सबसे पहले आपको तीनों पैसेज पढ़ के देखने हैं और इन तीनों में से जो भी दो आपको आसान लगे वो दो आपको करने हैं। पहला पैसेज मैं करवा देता हूँ आपका, बाकी के दो खुद सोल्व करके देखें। इट टुक 3 लॉन्ग ईयर्स, पहले तो इसको पढ़ेंगे समझेंगे और फिर इसके क्वेश्चन जो है नीचे हैं उनके आंसर देंगे। It took 3 long years for my coming into existence after the idea of a new currency was conceived। अब यहाँ पर देखिए पहले आफ्टर द आइडिया, आफ्टर का मतलब होता है बाद में और आइडिया होता है विचार। ऑफ ए न्यू करेंसी, न्यू नया होता है और करेंसी बोलते हैं मुद्रा को। वाज कंसीव्ड यानी कि विचार करना, यानी कि जो विचार था, जो आइडिया था नई करेंसी का वो आया था। और इट टुक 3 लॉन्ग ईयर्स, इट मतलब यह है, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, टेक मतलब लेना, टुक मतलब लिया। 3 लॉन्ग ईयर्स यानी कि 3 सालों का लंबा समय, 3 सालों का जो है लंबा समय लगा। फॉर माई कमिंग यानी कि मेरे आने को, इनटू एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, यानी कि जो नया विचार था एक नई करेंसी को लाने का, इसको अस्तित्व में यानी कि इसको असल में आने में जो 3 साल का लंबा समय था वो लगा था। उसके बाद अगली लाइन देखें, आई वॉज फर्स्ट कंसीव्ड एंड नेम्ड ऑन 1 जनवरी 1999। आई वॉज फर्स्ट कंसीव्ड यानी कि सबसे पहले मेरा बारे में जो है विचार आया, विचार किया गया, फिर इसका नाम रखा गया 1 जनवरी 1999 को। वैन 11 यूरोपियन कंट्रीज, जब, वैन मतलब जब, 11 मतलब 11, यूरोपियन कंट्रीज मतलब यूरोप के देश। डिसाइडेड टू हैव ए न्यू मनी फॉर्म, जब उन्होंने डिसाइड किया यानी कि निर्णय लिया, टू हैव ए न्यू मनी फॉर्म यानी कि एक नई मनी यानी कि नई करेंसी लाई जाए। फॉर एग्जांपल यूरो, जैसे कि यूरो, यानी कि इसका नाम रखा गया यूरो। उसके बाद देखें माई वैल्यू वाज डिटरमाइंड, कहता है कि यूरो की बात चल रही है यहाँ पर। यूरो जो है आपको पता है यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उनमें यूरो करेंसी चलती है, जैसे कि भारत में रुपया चलता है, यूरोप में जो है यूरो चलता है। तो कहता है कि माई वैल्यू वाज डिटरमाइंड, ये यानी कि मेरी जो वैल्यू है उसको निश्चित किया गया था। डिटरमाइंड का मतलब होता है निश्चित करना। एज पर द कन्वर्जन रेट फिक्स्ड बाय दीज कंट्रीज़, यानी कि जो कन्वर्जन रेट होता है कि यूरो को जब लोकल करेंसी के अंदर जब हम कन्वर्ट करवाते हैं तो उसका जो कन्वर्जन रेट है उसको फिक्स किया गया। बाय दीज कंट्रीज़ मतलब इन देशों के द्वारा, इन टर्म्स ऑफ देयर ओन करेंसीज, यानी कि अपनी जो करेंसी थी उनकी खुद की, उनकी शर्तों पर, यानी कि जो लोकल करेंसीज थी उन देशों की, उसका जो कन्वर्जन रेट था हर देश ने जो है अलग अलग फिक्स किया यूरो की वैल्यू को, कि उनके देश में यूरो की जो है कितनी वैल्यू होगी लोकल जो करेंसी है उसके साथ जब उसको यानी कि कन्वर्ट किया जाएगा।
ऑन 1 जनवरी 2002 यानी कि 1 जनवरी 2002 को आई वाज सर्कुलेटेड यानी कि जो यूरो था उसको यूज़ में लाया गया, सर्कुलेट किया गया यानी देश में यूरोप में जो है यूज़ करने के लिए फैला दिया, मतलब यूज़ शुरू हो गया उसका। एज करेंसी यानी कि मुद्रा के तौर पर, करेंसी के तौर पर कि भाई वो करेंसी नोट है। यानी कि कहता है कि 1 जनवरी 2002 को जो है आई वाज सर्कुलेटेड एज करेंसी नोट यानी कि करेंसी नोट यानी कि मुद्रा के तौर पर मुझे जो है देश में सर्कुलेट कर दिया गया, मेरा यूज़ जो है मेरा प्रयोग करना शुरू कर दिया गया। वैन 12 कंट्रीज़ अडोप्टेड मी यानी कि जब 12 देशों ने अडोप्टेड मी यानी कि मुझे स्वीकार कर लिया एज देयर करेंसी मतलब अपनी मुद्रा के तौर पर, मतलब अपनी करेंसी के तौर पर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है सम कंट्रीज़ अपोज द आइडिया ऑफ यूजिंग मी। सम कंट्रीज़ मतलब कुछ देशों ने अपोज्ड द आइडिया यानी कि इस विचार का विरोध किया। आइडिया होता है विचार, अपोज करना मतलब होता है विरोध करना। ऑफ यूजिंग मी मेरे प्रयोग का। एंड इनिशियली रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट मी। इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में, रिफ्यूज़ मतलब इनकार कर दिया, टू एक्सेप्ट मी मुझे स्वीकार करने से, यानी कि शुरुआत में जो है यूरो को स्वीकार करने से कुछ देशों ने इनकार कर दिया। बट नाउ, बट मतलब परंतु, नाउ मतलब अब, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, ऑल द यूरोपियन कंट्रीज यानी कि सभी यूरोप के देश हैव एक्सेप्टेड मी यानी कि उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है एज ए वैलिड करेंसी मतलब एक वैलिड करेंसी के तौर पर। वैलिड करेंसी का मतलब होता है ऐसी करेंसी जो मान्य हो यानी कि वैध हो। उसके बाद नेक्स्ट पैसेज देखें। माई ब्रदर डॉलर हु इज़ इन अमेरिका। अब यूरो के कह रहा मतलब यूरो कहता है कि जो मेरा भाई है डॉलर यानी कि जो करेंसी है यूरो, वो कहती है कि जो मेरा भाई है डॉलर जो कि अमेरिका में है। माई ब्रदर लीरा यानी कि मेरा भाई लीरा, ये भी करेंसी। डॉलर आपको पता है कि डॉलर भी करेंसी का नाम है, लीरा भी करेंसी का नाम है। रेजिडिंग इन इटली यानी कि जो इटली की करेंसी है। एंड माई सिस्टर और मेरी बहन स्टर्लिंग, स्टर्लिंग यानी कि पाउंड, वाज, और तुम आपको पता है पाउंड भी जो है क्या है करेंसी है। वाज क्वाइट जेलस ऑफ मी, कहता है कि ये मुझसे जेलस थे यानी कि ये तीनों करेंसी जो है शुरुआत में यूरो से जेलस थी, यानी कि एक तरह से यूँ बता रखा है कि ये जो देश थे जो इनकी ये करेंसी थी ये इनसे यूरो से जलते थे। ऑफ मी बट सून दे एक्सेप्टेड मी, बट मतलब परंतु, सून मतलब जल्द ही, दे मतलब वे, एक्सेप्टेड माई एग्जिस्टेंस मेरे अस्तित्व को उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन इसमें कहता है कि लेकिन जल्द ही इन्होंने मेरे अस्तित्व को स्वीकार कर लिया यानी कि यूरो के अस्तित्व को। एंड स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग मी और मेरा आदर करना शुरू कर दिया। आई नाउ एन्जॉय ए प्लेस ऑफ प्राइड। आई मतलब मैं, नाउ मतलब अब, इन्जॉय ए प्लेस ऑफ प्राइड यानी कि इन्जॉय करता हूँ अपने स्थान को गर्व के साथ। अमंग ऑल द करेंसीज यानी कि इन सभी मुद्राओं के बीच। इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया में। एंड ऑलमोस्ट एवरी वन एक्सेप्टेड मी फ्रीली और आज़ादी के साथ सभी ने मुझे स्वीकार कर लिया। एवरी वन मतलब सभी, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, लगभग, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लेना, फ्रीली मतलब आज़ादी से। तो ये था आपका पैसेज आपको समझ में आया होगा। और अब हैं इसके क्वेश्चन। अब पैसेज आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी जो है आप आसानी से लिख पाओगे। पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड यूरो कम इनटू वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस। तो इसका आंसर था जैसे कि हमने पैसेज के अंदर पढ़ा था 1 जनवरी 2002। उसके बाद यूरो वाज एक्सेप्टेड विदाउट अपोजिशन यानी कि यूरो को स्वीकार किया गया बिना विरोध के। इज़ दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, क्या ये स्टेटमेंट जो है सही है या फिर गलत है। तो हमें पता है कि ये जो है फॉल्स है क्योंकि शुरुआत में देशों ने इसका विरोध किया था। तो आंसर आएगा फॉल्स। उसके बाद नेम द सिबलिंग राइवलरीज इन द फैमिली ऑफ यूरो। अभी हमने पढ़ा था ना कि जिसमें बताया गया था डॉलर के बारे में, लीरा के बारे में और स्टर्लिंग यानी कि जिसको पाउंड भी कहते हैं
तो ये आपका आंसर बनेगा। ये इसी यूरो की फैमिली से हैं, क्योंकि तभी तो यहाँ पर इनको ब्रदर और सिस्टर बोला गया था। उसके बाद है व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ यूरो। कहते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया कि जो प्रेजेंट स्टेटस जो है यूरो की वो क्या है, कि इसकी जो है प्रेजेंट स्टेटस में आपको लिखना पड़ेगा नाउ यूरो एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, यानी कि अब पूरी दुनिया में जो है यूरो को एक्सेप्टेड किया जाता है, यानी कि करेंसी के तौर पर माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स इनवॉइस। और इनवॉइस का मतलब होता है जलना, और आपने यहाँ पर देखा होगा कि जेलस वर्ड यूज़ किया गया है, और जेलस का मतलब भी आपको पता होता है कि जलना होता है, तो इसका आंसर आएगा जेलस। तो ये था आपका पहला पैसेज। उसके बाद ये है आपका दूसरा पैसेज। इसी तरह से आपको पैसेज पढ़ना है, समझना है और क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। पेपर को खुद सोल्व करके देखें, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है, इससे पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। उसके बाद सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी के अंदर जो है लेटर है यू आर द प्रिंसिपल ऑफ ए मॉडल स्कूल रोहतक, यू रिक्वायर ट्रेन टीचर फॉर योर स्कूल, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेम। एडवर्टाइजमेंट है ये, एडवर्टाइजमेंट देनी है कि भाई आप प्रिंसिपल हो मॉडल स्कूल के रोहतक में और आपको जो है ट्रेन टीचर की ज़रूरत है अपने स्कूल में, तो इसके लिए जो है आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है। उसके बाद ये स्टोरी है। इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। उसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी जो ग्रामर है, ये ग्रामर मैं आपकी करवाऊंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 12, यानी कि 12 करने हैं, और 12 इस तरह से करने हैं कि आपको ये जो 3 दिए गए हैं, इन तीनों में से कोई 2 आपको करने हैं हर एक सेक्शन में से। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो अच्छा, अटेम्प्ट एनी 12 है, तो इसमें 12 कोई भी 12 कर सकते हो आप, लेकिन करना इसी तरह से है कि 3 में से कोई 2 आप करें। अब पहला देखते हैं यू डैश वॉच टीवी सिंस मॉर्निंग। अब आपको अगर टेंस आते हैं तो आपने देखा होगा सिंस और फॉर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। तो जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में आपका आंसर बनेगा हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। उसके बाद दूसरा देखें स्नेक नॉट ईट डेड रैट्स, यानी कि सांप जो है मरे हुए चूहों को नहीं खाता। प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, तो इसमें नेगेटिव वाला है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे स्नेक डज नॉट ईट डेड रैट्स। तो आंसर में आ जाएगा डज नॉट ईट। दूसरे का आंसर है ये। तीसरा देखें अब आई डैश द लंच फिनिश। तो इसमें आएगा प्रेजेंट परफेक्ट का है आई हैव फिनिश्ड। थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि हैज़ और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो आई हैव फिनिश्ड द लंच, तो ये आपका आंसर बनेगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं। अब दूसरे में है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव क्लाउज। पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है आई नो ए पर्सन द पर्सन स्टोल योर बाइक। तो इसका आंसर बनेगा आई नो द पर्सन हु स्टोल योर बाइक। दोबारा सुन लीजिए, आई नो द पर्सन हु स्टोल योर बाइक। दूसरा है सेंटेंस है ब्रिंग मी ए ग्लास इट इज़ लेइंग ऑन द टेबल। तो दूसरे का आंसर बनेगा ब्रिंग मी द ग्लास विच इज़ लेइंग ऑन द टेबल। तो आंसर बनेगा इसका, दोबारा सुन लीजिए, दूसरे का ब्रिंग मी द ग्लास विच इज़ लेइंग ऑन द टेबल। तीसरा सेंटेंस है ही लिव्स समवेयर आई डू नॉट नो। तो इसका आंसर बनेगा ही लिव्स समवेयर
बट आई डू नॉट नो। आई लिव्स समवेयर, ही लिव्स समवेयर बट आई डू नॉट नो। उसके बाद अगला देखें, यूज़ इन्फिनेटिव और जेरंड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है लेट अस गो आउट फॉर शॉपिंग। तो यहाँ पर आपको आंसर में सिर्फ शॉप के साथ आईएनजी और लगानी है। लेट अस गो आउट फॉर शॉपिंग, तो पहले का आंसर आएगा शॉपिंग, शॉप के साथ आईएनजी लगा दें। उसके बाद दूसरा है ही मेड मी डैश माई मिस्टेक। तो इसमें ये जो रियलाइज़ है यूँ का यूँ आएगा, कोई चेंज नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ ये रियलाइज़ यूँ का यूँ आपको आंसर में लिखना है। तो ये उसके बाद तीसरा देखें, ही वुड रादर डैश देन बैग। तो ये डाई, इसमें भी जो है कोई चेंज नहीं होगा, ये डाई यूँ का यूँ आ जाएगा। ही वुड रादर डाई देन बैग, यानी कि भीख मांगने से अच्छा वो मरना पसंद करेगा। अगला सेंटेंस, अगला देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी कि मॉडल वाले आ गए। पहला सेंटेंस देखें, इट डैश रेन टुडे। पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया गया है और पॉसिबिलिटी को बताने के लिए यूज़ किया जाता है मे का, तो आंसर में आएगा मे। इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो। उसके बाद है दूसरा सेंटेंस देखिए, द स्टूडेंट्स डैश ओबे देयर टीचर। तो यहाँ पर आएगा मस्ट, यानी कोई चीज़ जो है कंपलसरी हो, करना ज़रूरी हो, और यहाँ पर जो है टीचर के आदर करने के लिए बोल रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो मस्ट आएगा। द स्टूडेंट मस्ट ओबे देयर टीचर, यानी कि स्टूडेंट्स को जो है टीचर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो मस्ट आएगा आंसर में। उसके बाद है वॉक फास्ट लिस्ट यू डैश मिस द ट्रेन। अब ये चीज़ नोट करें, जहाँ जिस सेंटेंस में भी मॉडल में लिस्ट आ जाए तो उसके साथ हमेशा शुड यूज़ होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर में शुड। तो जब भी आपको सेंटेंस में मॉडल में लिस्ट दिखाई दे तो ब्रैकेट के अंदर जो है शुड आ जाएगा। वॉक फास्ट यानी कि जल्दी चलें, लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, अन्यथा आप जो है ट्रेन को मिस कर देंगे। तो ये सलाह दी जा रही है एक तरह से कि भाई तेज़ चलो, नहीं तो ट्रेन जो है मिस हो जाएगी। उसके बाद चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशन है। अब यहाँ पर देखें, पहला सेंटेंस है ही सेज आई एम गोइंग टू करनाल। अब यहाँ पर ध्यान रखना है सबसे पहले इस चीज़ का कि कुछ बच्चे जो है ध्यान नहीं देते इस चीज़ के ऊपर। यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहाँ पर जैसे कि दूसरे सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेड लिखा हुआ है, और तीसरे में भी थर्ड फॉर्म है। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस होता है वो बदलता नहीं है। बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, स्टूडेंट जो है ध्यान नहीं देते, और वो फिर चेंज कर देते हैं इसको। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा ही सेज दैट। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन है। रिपोर्टिंग स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको हम बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन होता है, यू होता, तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते, और थर्ड पर्सन होता तो नो चेंज। अगर यहाँ पर कोई नाम लिखा होता तो हम यू का यूँ लिख देते, उसको कोई चेंज नहीं करते। लेकिन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम ही के अनुसार बदल देंगे। तो इसका आंसर जो बनेगा ही सेज दैट ही। अब ही के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर ही के साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़ आता है, तो इसलिए इज़ आ जाएगा यहाँ पर। इस चीज़ का ध्यान रखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही है, तो इसलिए यहाँ पर ही के साथ इज़ आ जाएगा। ही इज़ गोइंग टू करनाल, तो ये आपका आंसर बनेगा। दोबारा मैं आंसर बता देता हूँ, ही सेज दैट ही इज़ गोइंग टू करनाल, तो ये आपका आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए अगला, ही सेड टू मी वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू पास।
तो यहाँ पर क्या है, एडवाइस दी जा रही है। इस सेंटेंस को पढ़ें, जब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि किसी चीज़ के लिए कोई एडवाइस दे रहा है। तो इसका जो आंसर है वो इस तरह से बनेगा, ही एडवाइज्ड मी। यहाँ पर सेज यूँ का यूँ था, पहले वाले में सेज था तो वो यूँ का यूँ था, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट गया था, दैट आ गया था। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, ही एडवाइज्ड मी, कनेक्टर का काम करेगा टू, ऊपर काम क्या था कनेक्टर का, दैट ने, और यहाँ पर कनेक्टर का काम किया है टू ने। ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड इफ़ आई वांट टू पास। तो ये आपका आंसर बनेगा। दूसरा, अब तीसरा देखें, द कोच सेड ब्रेवो वेल डन बॉयज़। अब यहाँ पर देखें खुशी को बता रहा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेनेशन जो है यूज़ किया गया है ब्रेवो के साथ, यानी कि खुशी को जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर बनेगा, द कोच एक्सक्लेम्ड विद जॉय दे हैड दैट दे हैड डन वेल। दोबारा सुन लीजिए, द कोच एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड डन वेल। उसके बाद अगला देखें, इंसर्ट आर्टिकल इफ़ रिक्वायर्ड। आर्टिकल वाले आगे पहला सेंटेंस देखें, इसके अंदर दिस बॉक्स इज़ मेड ऑफ डैश वुड। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, वुड से पहले, मटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। वुड जो है लकड़ी है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, डैश राइस दैट वी हैड फॉर डिनर वाज डिलीशियस। अब यहाँ पर आंसर में आ जाएगा द क्यों आया, क्योंकि स्पेसिफिक किसी निश्चित चावल के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उस मतलब वो चावल जो हमने डिनर में लिया था वो डिलीशियस था, मतलब स्वादिष्ट था। तो किसी स्पेसिफिक किसी निश्चित चीज़ के बारे में बात हो रही है, यानी कि जिसके बारे में सबको पता है कि किसके बारे में बात हो रही है, और ऐसी जब सिचुएशन हो तो उसके साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो द राइस दैट वी हैड फॉर डिनर वाज डिलीशियस। अगला सेंटेंस देखें, आई ऑलवेज प्रीफर टू गिव डैश यूजफुल गिफ्ट। यूजफुल यह में आता है, यह से शुरू होगा, तो इसमें आंसर में आ जाएगा ए। एक चीज़ ध्यान रखें, ए और एन जो है आर्टिकल बिल्कुल आसान होते हैं, सिर्फ आपको ये करना होता है, ये जो डैश है इस डैश के बाद जो भी वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर यूज़फुल लिखा हुआ है, इसको यूँ का यूँ हिंदी में लिख के देखें। तो यूज़फुल को मैं हिंदी में लिखूँगा तो अक्सर पहला लिखा जाएगा यह, और ये जो यह है ये आता है कै खे में। तो अगर डैश के बाद जो भी वर्ड है और उसका जब उसको आप जैसा प्रोनाउंस करोगे और वैसा का वैसा हिंदी में लिखोगे, तो अगर उसका पहला अक्षर कै खे से आता है तो आंसर में आएगा ए, और अगर पहला अक्षर आता है ए आ ई, यानी कि जो ये 12 खंडी होते हैं इनमें से अगर आवाज़ आती है तो आंसर में आ जाएगा एन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ऑनेस्ट लिखा होता, तो ऑनेस्ट को हम हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे शुरू करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आंसर में आ जाता एन। लेकिन यहाँ पर अब फ़िलहाल जो है यूज़फुल लिखा हुआ है, यूज़फुल स्टार्ट होता है ये से और ये आता है कै खे में, तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा ए। तो इस प्रकार से जो आप ए और एन का आंसर करें, जिससे जो है इस तरीके से जो है आपका आर्टिकल बिल्कुल आसान हो जाएंगे ए और एन वाला। उसके बाद है सेक्शन डी। ये आपका सेक्शन डी, यहाँ पर जो है सीन पैसेज है, यानी कि आपसे जो आपकी जो बुक है उसमें से पैसेज पूछे गए हैं, पैसेज को पढ़ें और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। पैसेज को पढ़ के देखें और फिर उसके बाद इनको सॉल्व करें, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर को पेपर की तरह समझकर और सॉल्व करके देखें। उसके बाद है ये तीसरा पैसेज, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हैं। इन क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें।
उसके बाद अब पोइट्री स्टेंजा आएगा, 2 स्टेंजा आएंगे, दोनों में से कोई एक आपको करना है। सेम वैसा ही है पैसेज की तरह, यहाँ पर पोएम से जो है स्टेंजा आएगा और नीचे क्वेश्चन आएंगे। तो ये था आपका कक्षा 10वीं का इंग्लिश सब्जेक्ट का एक सैम्पल पेपर कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए, जो कि कल है आपका पेपर 1 अगस्त को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।